साथियों, आप सभी का इस सभागार में स्वागत है। हम कुछ ही देर में बिहार की ज़मीनी पत्रकारिता के सवाल विषय पर हमारे आज के वक्ताओं को सुनेंगे, जिनमें उमेश कुमार, पुष्यमित्र, संतोष कुमार सिंह, सीटू तिवारी रहेंगे, अपना वक्तव्य देंगे और इस कार्यक्रम का संचालन सुधीर जी करेंगे। आज का पहला सत्र बिहार की ज़मीनी पत्रकारिता के सवाल विषय पर केंद्रित है। मैं इस विषय पर अपना वक्तव्य रखने के लिए उमेश कुमार राय, पुष्यमित्र जी, संतोष कुमार सिंह और सीटू तिवारी से आग्रह करूंगा, कृपया वो मंच पर आए। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे सुधीर जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा, कृपया वो मंच। इस सत्र में सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी लोग मौजूद हैं, जो आएंगे उनका स्वागत बाद में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बताया गया अभी भी कि अभी इस सत्र का विषय रखा गया है बिहार की ज़मीनी पत्रकारिता के सवाल। हमारी कोशिश होगी कि इस विषय पर सवाल कम हो, जवाब अधिक आए। और विषय ऐसा है जिसमें काफ़ी लंबी बहस हो सकती है और ढेर सारे अलग अलग तरह के सुझाव, समस्याएं, बातें, अपना अनुभव वगैरह आना लाजमी है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा समय है उसमें अधिक से अधिक बातें इसमें आ सकें। जब पत्रकारिता की आज बात होती है तो ढेर सारे तरह की बातें एक साथ होने लगती हैं। मीडिया की गिरती साख, ये बहुत बड़ा मुद्दा हर दिन बनता है। सोशल मीडिया की बात हो या आपसी चर्चा की बात हो, इसके साथ ही अखबारों के पन्ने बढ़ रहे हैं, लेकिन जो खबरें महत्वपूर्ण कभी समझी जाती थी या जिन्हें ज़मीनी पत्रकारिता कही जाती है, उनके लिए जगह उन बढ़ते पन्नों में सिमट रही है। चैनल 24 घंटे चल रहे हैं, लेकिन उसमें रिपोर्टर की खबर शायद ही कहीं दिखती है। वो चर्चा वगैरह या और बाकी चीज़ें उसमें अधिक दिख रही हैं। ये और भी कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे ग्रामीण पत्रकारिता में कहीं पर आर्थिक समस्या भी है, कहीं पर नहीं, हर जगह आर्थिक समस्या है। ग्रामीण पत्रकारिता में पत्रकारों को पैसे नहीं मिलते, काम कराए जाते हैं, वो करते भी हैं। उसके साथ ही कई बार ऐसा भी मौका आता है कि उनके साथ दुर्घटना होती है या कई बार उनके साथ असामाजिक तत्व भिड़ जाते हैं। उस स्थिति में भी बहुत सारे मामले ऐसे देखे गए हैं कि मीडिया हाउस संस्थान उनके साथ खड़ा नहीं होता। महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, एक अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ उनकी सुरक्षा या और उनकी जो तकलीफें हैं उन पर शायद संस्थान इतने संवेदनशील नहीं है, गंभीर नहीं है। साथ ही विज्ञापन वगैरह को लेकर के बढ़ता बाजारवाद ने जो असर डाला है वो भी अपनी जगह है। उससे भी ज़मीनी पत्रकारिता संभवतः सबसे अधिक प्रभावित हुई है। हम लोग बाजारवाद को ही लेकर के शुरू करते हैं कि बाजारवाद का कितना असर पड़ रहा है ज़मीनी पत्रकारिता को लेकर के। एक और हमारी कोशिश होगी कि एक ही व्यक्ति कोई चीज़ लंबा बोले, उसके बजाय सब लोग अपनी अपनी तरफ से उसमें बोल सकते हैं। मैं जिन्हें कहूँगा जरूरी नहीं कि सिर्फ वही बोले, वो तो बोलेंगे ही। अगर कोई और भी जो उपस्थित वक्ता हैं अगर अपनी बात उसमें जोड़ना चाहें, उस सवाल में, उस चर्चा में, तो वो जोड़ सकते हैं। तो बाजारवाद का कितना असर पड़ रहा है, इसका मैं चाहूँगा कि शुरुआत यहीं से संतोष जी से मैं करूँ कि क्या आपको क्या लगता है, क्या देख रहे हैं? नमस्कार सबको। आपने अंततः इसका जवाब दे ही दिया। पत्रकारिता आप देख रहे हैं कि इवन मोबाइल के माध्यम से भी गांव-गांव तक पहुंच गई है। कहने को तो गांव-गांव तक पहुंच गई है, लेकिन वो सचमुच में ज़मीनी पत्रकारिता है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने बात की, बाजारवाद की, आपने बात की, आपका इशारा स्टिंगर की तरफ भी है। और हम लोग अक्सर देखते हैं कि वो उनको एडवर्टीजमेंट लाने के लिए भी बोला जाता है। जब दोनों का आप सम्मिश्रण हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट का, जर्नलिज्म का, तब जर्नलिज्म नहीं हो पाएगा। एक ही चीज़ हो सकता है, दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकता है। तो ऑफकोर्स आप खास करके वर्नाकुलर मीडिया की बात करें, हिंदी मीडिया की बात करें, वो अभी भी चलेगा। अभी अब धीरे धीरे मोबाइल आने से अब ऐप पर आ गया है। हम लोग भी सुबह सुबह ऐप पर पढ़ते हैं, गाँव में भी पहुँच गया है, सब जगह मोबाइल स्मार्टफोन पहुँच गया है। तो अब कोई बात नहीं है कि पटना में है तो वो अररिया के किसी गांव में नहीं है। लेकिन फिर भी कमोवेश अंग्रेजी पत्रकारिता तो कम, लेकिन हाँ हिंदी अभी भी पढ़ी जाती है। तो एक उनका जो वर्ग है, पाठक वर्ग, अभी भी वहाँ बरकरार है।
और एक बड़ा स्टेक होल्डर है आपका गांव जमीनी स्तर की पत्रकारिता। लेकिन मैं थोड़ा डिफर करता हूं कि जमीनी स्तर की पत्रकारिता का ये मतलब नहीं है कि गांव में रहकर ही पत्रकारिता करें तभी वो जमीनी स्तर की पत्रकारिता है, या सिर्फ गांव की ही पत्रकारिता करें तो ही जमीनी स्तर की पत्रकारिता है। टचिंग द बेस एक स्टैंडर्ड रूल है जर्नलिज्म का, जो थोड़ा छूटता जा रहा है। कोई खबर आती है तो पोर्टल पर आता है तो हमको एक टेम्पटेशन आ गया है कि अरे खबर आई गई है तो उसी को ऊपर नीचे करके करके चला दिया जाए। हम एक आलस्य होता है कि फोन नहीं करें, फिर जब जागता है कि नहीं नहीं एक फोन करके एसपी से पूछ लेते हैं, तो क्रॉस चेक करने का कल्चर खत्म हो गया है। तो जमीनी पत्रकारिता का मतलब है कि आप किसी खबर के कोई भी छोटी से छोटी खबर, बड़ी से बड़ी खबर के तह में जानने की कोशिश करें, उसके कितने आयाम हैं। और मैं देखता हूँ ठीक है बाजारवाद से सब कुछ असर पड़ा है, लेकिन फिर भी लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म अब क्यों, मतलब प्रियंका दुबे की रिपोर्ट रहती है, इवन सीटू जी की रिपोर्ट, उमेश जी की रिपोर्ट रहती है, मेरी भी रिपोर्ट रहती है, मैं भी बहुत मॉडेस्ट नहीं हो रहा हूँ, तो ऊपर क्यों पढ़ी जाती है? लॉन्ग फॉर्म में है, 1,500-2,000 वर्ड पढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज ही है हमारा, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पेज है। तो ऐसा नहीं है कि उस तरह के उसका पाठक वर्ग कम हो गया है, लेकिन ये जरूर है कि उसके पाठक वर्ग हमेशा से ही कम रहे हैं, वही रहेंगे। आप जब डेवलपमेंट की पत्रकारिता की बात करेंगे, कोई गिने चुने नाम आएंगे, हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं, उसमें नाम बहुत ज़्यादा जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि अब उसकी लीडरशिप लिमिटेड है। उसको बैक करने वाले, जिस प्रकार पी सेनाथ को फेलोशिप दिया था, टाइम्स ने फेलोशिप दिया था, तो उतने कितने फेलोशिप लोगों को दिया जाता है, कुछ जगह पे मिलता है, कुछ खास वजहों से मिलता है, वो करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि सब कुछ मिला जुला है, बाजारवाद का असर है, लेकिन एक अभी भी कोई पत्रकार चाहे तो वो जमीनी पत्रकारिता कर सकता है। मैं लगभग 15 सालों, टोटल 25 साल का मेरा करियर हो गया, 15-16 साल तो मैंने 16 साल तो बिहार में गुजार दिए। तो मुझे बहुत इस बात का संतोष है कि मैं 534 या कितने ब्लॉक है बिहार में, लगभग 500 में घूम चुका हूँ। तो वो बड़ी तसल्ली देता है, फील्ड से आपको पर्सपेक्टिव मिलता है, आप वहाँ पहुँचते हैं तो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वॉइसेस मिलते हैं। तो कुछ कितना भी प्रेशर हो, लेकिन अगर पत्रकार ठान ले कि हमें जमीनी पत्रकारिता, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे, चूंकि आपने कहा है कि अपना एक सेगमेंट रह सकते हैं, मैं एक अपनी एक छोटी सी स्टोरी का एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने एक नल जल स्कीम का स्टोरी किया था अभी हाल फिलहाल में। मेरी जो अभी एक चर्चित स्टोरी थी, जो कि लास्ट में एक स्टोरी कहूंगा कि मैंने कोई अच्छी स्टोरी की थी, उसके बाद से मैंने कोई ढंग की स्टोरी नहीं की। तो उसका जब लीड मिला तो बहुत स्केची डिटेल्स थे कि कैसे उसको अप्रोच किया जाए। सब जानते हैं कि नल जल में घोटाला था, तो उसमें पॉलिटिकल पेट्रोनेज, उसके आवंटन की क्या कहानी थी, तो उसको ट्रेस करने में मुझे 3 से 4 महीने लगे। और खास करके जो 10-15 बड़े बड़े एग्जाम्पल्स मिले वो लास्ट में मिले, घूमते घूमते लोगों से बात करते करते वहां तक पहुंचे। तो वो आप अगर लगातार आप लगे रहेंगे किसी खबर के पीछे, तो सवाल ही नहीं है कि फैक्ट्स नहीं निकलेंगे, फैक्ट्स निकलेंगे, लोग भी कोऑपरेट करेंगे, आपको बताएंगे, और फिर आप वहां से आकर के आप उस स्टोरी को जब नरेट करेंगे तो अच्छी खासी स्टोरी निकलती है। तो तमाम परेशानियों के बावजूद, चुनौतियों के बावजूद, ये पत्रकारिता जो ग्रामीण स्तर की पत्रकारिता है या तृणमूल पत्रकारिता है, जो जिस नाम से आप कहें, डेवलपमेंट जर्नलिज्म कह लें, वो जीवित है, जीवित रहेगी। और इसके पाठक वर्ग का एक वर्ग बना हुआ है, ये पढ़े जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो जितने भी आप अवार्ड्स मिलते हैं वो देखिए कि उसकी कैटेगरी क्या होती है, किसको किसको मिलता है। चाहे आप वो प्रिंट के जर्नलिस्ट को मिले तो वायर को मिल जाए, कि एक्सप्रेस को मिल जाए, कि न्यूज लॉन्ड्री को मिल जाए, या बीबीसी को मिल जाए, किसी को मिलेगा। तो लॉन्ग फॉर्म जर्नलिज्म को देखेंगे और उसमें एक तरह से शोध होगा, वो भी जमीनी पत्रकारिता के नमूने हैं। पर ऑफकोर्स एक बाजारवाद में एक टाउन ज्यादा बिकता है। हम लोग जब दिल्ली में जर्नलिज्म कर रहे थे तो बसंत कुंज का मर्डर होता था, जमुना पुस्ता का मर्डर नहीं होता था, मतलब हर एक सिंगल कॉलम कर दो, वो होता था ना, नो शूट रश टू द स्पॉट, ये तो आ जाता था। तो ये एक अंतर था। लेकिन आप अब स्टेट में जब आते हैं, अब स्टेट का जर्नलिज्म करते हैं, या फील्ड में, कि कहीं से भी, नेशनल से भी फील्ड में जाते हैं, थोड़ा सा टाइम डिवोट करते हैं, तो ऑफकोर्स बियॉन्ड द न्यूज आपको मिलता है, एक आपको तसल्ली मिलती है कि आप उसके साथ जस्टिस कर पाए। मुझे चीटू जी के हाल में एक स्टोरी आ रही है, बादामी देवी की स्टोरी इन्होंने की थी जाकर के। अब
वो सारी कहानी सबके पास थी, वीडियो क्लिप आ गया था इन्होंने, लेकिन जिस तरह से नरेट किया, वो गांव था, उसका क्या है, एक साधारण सी महिला है लेकिन उसके पास उसकी क्या चुनौती है, उसकी अपनी क्या कहानी है, तो किस तरह से लीड करते हैं, हम खबर तह तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं, वो भी जमीनी पत्रकारिता का नमूना है। वो एक रिपोर्टर का अपना एफर्ट है। आप अगर कहेंगे नहीं नहीं मैं यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, यहाँ से पटना से बैठकर स्टोरी नहीं करूँगा, मुझे जाना पड़ेगा, तो एक सीमा के बाद आपके बॉसेस हैं वो कहेंगे नहीं जाओ, आप कन्विंस करें कि हाँ ये स्टोरी है, इसमें फील्ड में जाने की जरूरत है। तो वो डिपेंड करता है, मिला जुला है, आप कैसे जर्नलिज्म करना चाहते हैं, किस जर्नलिस्ट ग्रुप में आप चाहते हैं कि अपनी स्टोरी कहें, पहुंचे जिससे आपको तसल्ली मिले। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। फिर और कुछ आपका और सवाल होगा तो मैं उसको लूँगा। जो बात ये कही जा रही थी, एक और इसमें बात है बाजारवाद के साथ विज्ञापन नीति सरकार की, वो कितना अधिक असर डाल रहा है। आप लोगों को याद होगा कि एक ही दिन खबर छपती है कुछ अखबारों में, जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत, और उसी दिन वही खबर छपती है बिहार के सबसे बड़े अपने आप को कहे जाने वाले अखबार, जो दावा करता है कि सबसे बड़ा नंबर 1 है, कि कै दस्त से 14 लोगों की मौत। ये विज्ञापन की वजह से खबरें बदल जा रही हैं, खबरों का महत्व खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितना अधिक असर हो रहा है। पुष्यमित्र जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर आप देखें कि क्या विज्ञापन असर डाल रहा है, और आपका अनुभव अगर इस तरह का कुछ रहा हो। सुधीर जी, ये तो है कि विज्ञापन का असर खबरों पर पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी समाचार माध्यम आज के हैं, वो चाहे यूट्यूब चैनल हो छोटा सा, या सबसे बड़ा अखबार, या सबसे बड़ा सबसे तेज या सबसे बड़ा टीवी चैनल हो, सब अब सबका मॉडल आर्थिक मॉडल है, सबको पैसे कमाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। तो बहुत लोग साफ बातें नहीं करते हैं, बहुत लोग साफ बातें करते हैं। मुझे याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के उन्होंने एक बार कहा था कि हम विज्ञापन का कारोबार करते हैं, हम खबरों का कारोबार नहीं करते हैं। हम विज्ञापन का कारोबार करते हैं, उसमें जब खबरों की गुंजाइश होती है तो खबरें आ जाती हैं। तो सही बात है कि वो लोग पैसे के लिए करते हैं। और ये भी सच है कि आज के समय में जिस तरह से इकोनॉमिक स्लो डाउन है, और ख़ासतौर पर बिहार जैसे राज्य में जहाँ उद्योग नहीं के बराबर है, तो सरकार सबसे बड़ा विज्ञापन दाता है। और सरकार अगर विज्ञापन दाता है तो सरकार को आप नाखुश नहीं कर सकते हैं अपने खबरों के जरिए, ये सच्चाई है। इससे कोई ये सभी लोग, मुझे लगता है कि जितने मीडिया संस्थान हैं, सब लोग इस चीज़ से जूझते हैं। और चाहे छोटा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ बड़े अखबार की बात है, अगर कोई छोटा यूट्यूब चैनल चला रहा है, आप उसको भी देखेंगे कि कैसे वो अपने आमदनी के लिए किसी आदमी को नज़रअंदाज करता है, किसी खबर को नज़रअंदाज करता है, किसी के पक्ष में चीज़ें करता है। तो ये बुराई ऊपर से नीचे तक हर जगह आ गई है कि हमको पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने के लिए हमको खबरों को नज़रअंदाज करना है, लोगों को नज़रअंदाज करना है, किसी की पब्लिसिटी कर देना है, किसी को थोड़ा ये करना है। ये तो बहुत साफ बात है। लेकिन जहाँ तक ज़मीनी पत्रकारिता की बात है, वो थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा। जो सवाल आपने शुरुआत में कहा था, थोड़ा सा मेरे मन में एक अलग तरह की फीलिंग है, वो है कि आप खबरों के पीछे, कोई मीडिया संस्थान खबरों के पीछे कितना इन्वेस्ट करता है। क्या आज हम लोग, हमारे मीडिया संस्थान, मैं कुछ गिने चुने संस्थानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सब लोगों की बात कर रहा हूँ, जितने मीडिया संस्थान हैं, क्या एक रिपोर्टर को ग्राउंड पर भेजने के लिए जो खर्च होता है वो वहन करने के लिए तैयार हैं या नहीं है? बहुत कम संस्थान ऐसे हैं जो दिल्ली से, पटना से या अलग अलग जगहों से अपने रिपोर्टर को किसी खास खबर के कवरेज के लिए ग्राउंड पर भेजने के लिए जो 10,000, 20,000, 50,000 खर्च होता है, वो खर्च वहन करने के लिए तैयार है। जो कंटेंट है, कंटेंट के लिए खर्च करने के लिए तैयार है। एक साधारण टेंडेंसी हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि टीवी चैनलों में जो कंटेंट आ रहा है वो पॉलिटिकल बहसों का कंटेंट है। वो पहले लोग ग्राउंड रिपोर्ट्स करके आते थे। मुझे याद है कि रवीश की रिपोर्ट भी होती थी, वो ग्राउंड रिपोर्ट हुआ करती थी। अब रवीश भी प्राइम टाइम करते हैं, रवीश भी ग्राउंड रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो एक पैटर्न बन गया है कि मीडिया संस्थान अब कंटेंट के लिए पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो पैसा खर्च हो रहा है उसका कोई खास मतलब नहीं है, लोगों को बहसों के जरिए संतुष्ट किया जा सकता है। तो अभी जो पत्रकारिता का दौर है वो बहसों का दौर है, किसी इशू पर हम डिबेट करते हैं। अब ग्राउंड रिपोर्ट का दौर, जो ज़मीन पर जाकर पत्रकार कुछ अच्छी खबरें लाता था, जैसे कि संतोष जी ने कहा यूटू जी के बारे में, उमेश जी के बारे में। जब कोई पत्रकार जाता है ग्राउंड पर तो उसको एक ही खबर अलग ढंग की दिखती है।
जो खबर हम प्रेस रिलीज में एजेंसियों के जरिए पाते हैं उसमें बहुत सारी डिटेलिंग होती है, तो फिर वो एक पाठकों को नया नज़रिया भी देती है। वो हमेशा से पत्रकारिता की अच्छी चीज़ मानी जाती रही है, लेकिन अब वो धीरे 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 खत्म हो गया है। गिने चुने संस्थान एक किसी तरह से वो खर्च वहन करते हैं, तो ये निश्चित तौर पर कम हो रहा है। मुझे लगता है कि इस पर भी थोड़ी बात होनी चाहिए। बिल्कुल, सीटू जी इसमें कुछ मेंशन करें। एक तो ये बात जो पुष्य जी ने कही, बिल्कुल सही बात कही कि अब रिपोर्टर बेस्ड जर्नलिज्म जो है वो कुछ संस्थानों को छोड़ करके बाकी जगह ख़त्म हो गया है। अब एंकर बेस्ड जर्नलिज्म शुरू हो गया। इसी वजह से आप देखते हैं कि 9 बजे के शो या जो भी उनका प्राइम टाइम होता होगा, मैं टीवी नहीं देखती अब, उसमें सिर्फ लोग जो या नेता जो मिलते हैं और वो चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, और जो उसका श्रोता या उसका जो दर्शक है उसको मानसिक बीमारियां बांटते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि विज्ञापनों की बात है तो हम पटना शहर की बात कर सकते हैं, पटना ज़िले की बात अगर आप कीजिए तो यहाँ पे अखबार के कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, वो सब जानते हैं कि अखबार में जब किसी एक डिपार्टमेंट के ऊपर मान लीजिए किसी एक ए अखबार ने रिपोर्ट किया तो वो डिपार्टमेंट उस खबर को खारिज करता है बाकायदा विज्ञापन दे करके बी अखबार में। तो इस तरीके से विज्ञापन के ज़रिए भी, विज्ञापनों के ज़रिए खबरों को रोकने की या उसको डाइल्यूट करने की कोशिश हो ही रही है। ये आरटीआई से भी हमको पता चलता है कि नीतीश कुमार का जो विज्ञापन पॉलिसी है उसकी वजह से कितना % बढ़ गया है विज्ञापन। उमेश जी ने भी इस पर रिपोर्ट की, सब लोगों ने इस पर रिपोर्ट किया हुआ है। लेकिन एक अखबार की और एक रिपोर्टर की दूसरे रिपोर्टर से प्रतिद्वंदिता, अभी ये विज्ञापन जो है वो कैसे इस्टेब्लिश या उसमें पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है कि आप अगर हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ रिपोर्ट करेंगे तो हम दूसरे अखबार में ये विज्ञापन देकर कहेंगे कि ये रिपोर्टर ने भ्रामक खबर छापी है या इस अखबार ने भ्रामक खबर छापी है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग है। जी नमस्कार। इसमें मैं सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूँ जो संतोष जी ने भी कही, पुष्य जी ने भी कही, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग और जो मेन स्ट्रीम अखबार या मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको पी साइन ऑफ कॉर्पोरेट मीडिया आप कहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया अब रही नहीं, तो उनमें जो ग्राउंड रिपोर्ट कम हो रही है इसका फ़ायदा आप देखें जो ये आपको दिखता है, विजिबल है कि इतने इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेज जो खड़े हो गए हैं वो सारे ग्राउंड रिपोर्ट ही करवाते हैं ज़्यादातर में। मैं खुद 4 साल से फ्रीलांसिंग पर ही सर्वाइव कर रहा हूँ, फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ मैं, और को पैसे भी अच्छा देते हैं, ग्राउंड पे भेजने का ही पैसा देते हैं, आपको ट्रैवल का देते हैं, स्टे का देते हैं, फूडिंग का देते हैं और रिपोर्ट्स के भी अच्छा पैसा देते हैं वो लोग। तो ये मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ग्राउंड रिपोर्ट की किल्लत ने ही इंडिपेंडेंट मीडिया को जन्म दिया है और इंडिपेंडेंट मीडिया ही अब मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो बस यही मैं जोड़ना चाह रहा था, बाकी आगे जो सवाल होंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। अगला सवाल आप ही से है कि स्वतंत्र पत्रकारिता बिहार में क्या आजीविका का साधन बन सकती है? क्या आपको ऐसा लगता है, हालांकि डिजिटल प्लेटफॉर्म आ जाने से स्वतंत्र पत्रकारों के लिए बहुत सारी लगता है कि बहुत सारे मंच आ गए, अब तो हम अपना भी कुछ कर सकते हैं या ऐसा कर भी रहे हैं और बहुत सारे लोग सफलतापूर्वक ढंग से कर रहे हैं। आप चूंकि स्वतंत्र पत्रकारिता ही आपने बताया भी कि लगातार कर रहे हैं, तो क्या बिहार में कितना स्कोप है, कितना अधिक मीडिया, कोई भी संस्थान जो आपसे खबरें लेता है वो कितना अधिक सपोर्ट करता है और कितना अधिक बिहार में आपको लग रहा है कि इसमें संभावना बढ़ रही है, घट रही है या क्या हो रहा है? देखिए, स्वतंत्र पत्रकारिता का जो बिहार में स्कोप है, मैं जो देख रहा हूँ कि बहुत स्कोप है, क्योंकि ज़्यादातर जो दिल्ली में जो संस्थान है इंडिपेंडेंट मीडिया जो चलाते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा ऑडियंस वर्ग जो है यूपी और बिहार का है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खबरें यूपी और बिहार की चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर स्वतंत्र पत्रकारिता का बहुत करियर है, मैं तो खुद कर रहा हूँ 4 साल से, तो मैं जानता हूँ कि तमाम मीडिया हाउसेस से वो खबरें लेते हैं। कई बार वो खुद मुझे प्रपोजल देते हैं कि ये स्टोरी मुझे आप करके दे दीजिए, मुझे स्टोरी आइडिया पिच नहीं करना पड़ता है। तो स्कोप बहुत है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा दिक्कत ये भी है कि ये जो मीडिया संस्थान सब हैं जो स्टोरी करवाते हैं और पर स्टोरी ये पेमेंट करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो पिछले 4 सालों में मुझे नहीं पता कि कोई भी मीडिया संस्थान ने पर स्टोरी जो रकम है वो 4 साल पहले जो दे रहा था उसमें कुछ इजाफा किया हो। मतलब अगर 4 साल पहले अगर 5,000 दे रहे थे तो अभी वो 5,000 ही दे रहे हैं, बल्कि कुछ मीडिया संस्थानों ने पैसे घटा दिए हैं कि अगर वो 5,000 दे रहे थे तो अब 4,000 दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे फ्रीलांसर के लिए बड़ा संकट आ जाता है, लेकिन तब भी ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो सर्वाइव कर सकता है यहाँ पे फ्रीलांसिंग करके लोग, अगर ईमानदारी से काम करे तो।
मतलब वैसा नहीं है कि आप पटना में बैठ के 4 फ़ोन घुमा ले कुछ स्टोरी कर दिए। तो ग्राउंड पे जाइए, स्टोरी अगर करते हैं तो सभी लेते हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस है। तो स्कोप है बिहार में, यूपी में, क्योंकि यहाँ का एक बड़ा दर्शक वर्ग है, उन लोगों के लिए ऑडियंस है जी। इसमें एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार जैसे राज्य में कितने इंडिपेंडेंट पत्रकार सर्वाइव कर रहे हैं? वो तो कहना मुश्किल है, वो आपके ऊपर है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। मैंने भी कहा कितना स्कोप है। स्कोप तो बहुत है, क्योंकि स्टोरीज भी यहाँ है, पॉलिटिकल स्टोरीज भी है, नॉन पॉलिटिकल भी है, स्टोरीज बहुत है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि मेन स्ट्रीम अखबार जो है, जिसको कॉर्पोरेट मीडिया कहते हैं, तो वो जो मेन स्ट्रीम अखबारों में जो खबरें हैं वो सिर्फ एक पक्षीय खबरें चल रही हैं। मतलब एक घटना हुई, एसपी का बाइट लिया, एसपी ने कहा कि 4 अपराधी को हमने पकड़ा, वो खबर छप गई, मगर वो 4 अपराधी ही हैं। ये क्या, अब जब ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो ये इंडिपेंडेंट मीडिया इस तरह की खबरें चाहती हैं कि हमको एसपी का बाइट वाली खबर नहीं चाहिए, हमको थाना प्रभारी के बाइट वाली खबर नहीं चाहिए, ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो खबर चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये छपरा में लिंचिंग हुई थी तो सारे अखबारों ने खबरें छापी, 2-2 पन्ने 3-3 पन्ने रंग दिए थे लिंचिंग वाली खबर पे। और उसके बाद मुझे इंडिया स्पेंड वालों ने कहा कि एक स्टोरी हमको करके दीजिए ग्राउंड से। तो हम गए थे वहाँ पे गए, जिस चौक पे उतरे वहाँ से फिर 3-4 किलोमीटर भीतर था, वहाँ तक गाड़ियाँ नहीं जाती। तो मैंने ऑटो भाड़ा किया और गए वहाँ पे, और लोगों से बात की, फिर आके स्टोरी हमने किया, स्टोरी हमारी पब्लिश हो गई। उसके बाद जो भास्कर के जो वहाँ पे एक रिपोर्टर थे, उन्होंने हमको फ़ोन किया, कहा कि जरे आपके पास फ़ोटो है क्या उन लोगों का, विक्टिम का? हमने कहा है। तो बोला आप हमको दीजिए। हमने कहा अरे आपके पास नहीं है क्या? बोला नहीं, हम लोग तो ग्राउंड पे गए नहीं थे, तो हम लोग पास फ़ोटो नहीं है, बस खबर हम लोग छाप दिए हैं। और वो लोग, और जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे मालूम चला कि वहाँ के लोग अखबारों से नाराज़ थे, अखबारों की रिपोर्टिंग से, और ये लोग बहुत नाराज़ थे, इसलिए वो लोग जा नहीं रहे थे रिपोर्टर वहाँ पे, और इसलिए उनके पास फ़ोटो नहीं थी, तो मुझसे फ़ोटो मांग रहे थे। तो स्कोप बहुत है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं, कितने फ्रीलांसर सर्वाइव कर पाएंगे ये तो मुझे नहीं पता, वो फ्रीलांसर की अपनी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, मगर स्टोरीज तो बहुत हैं, बिहार में बहुत स्टोरी है, और सर्वाइव कर सकता है अगर बढ़िया से काम करे तो। इसमें कुछ आप दोनों भी जोड़ेंगे? ये सही बात कह रहे हैं कि यूपी और बिहार में न्यूज़ बस जो हम लोग कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है, और लोग जो हैं पढ़ना चाहते हैं कि यूपी और बिहार में क्या हो रहा है। तो फ्रीलांसर्स का स्कोप है, अच्छा खासा स्कोप है, लेकिन उसमें एक भाषा की भी समस्या है। जैसे जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी मीडियम में काम करती है, या लेकिन जिनको मान लीजिए एक बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो हिंदी में अच्छा है या उसकी हिंदी भाषा पर पकड़ है, तो वहाँ पर एक समस्या आ जाती है कि आप हिंदी भाषा में अगर काम करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। उमेश जी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि ये अंग्रेज़ी में भी काम करते हैं, हिंदी में भी काम करते हैं, और इनको शायद बांग्ला भी आती है, तो इनके पास अच्छा है चूँकि भाषा के प्रवीण आदमी है। लेकिन फ्रीलांसर्स के साथ दिक्कत है, ऐसी बात नहीं है कि दिक्कत नहीं है, और ये दिक्कत सिर्फ ज़मीनी स्तर पर ही नहीं है बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी है। आप जाइए दूसरे शहरों में या दूसरे प्रदेशों में आप जाइए तो वहाँ पर फ्रीलांसर्स को एक्रेडिटेशन कार्ड है, तमाम तरीके की सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ पर वो सुविधाएं जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। अगर आप एक नेटवर्क में जो पहले से इस्टेब्लिश नेटवर्क है, अगर आप उसका हिस्सा हैं तो आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप उस इस्टेब्लिश नेटवर्क का हिस्सा नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, और इस्टेब्लिश नेटवर्क का अगर आप हिस्सा बनिएगा तो फिर आपके पास काम करने के लिए वक्त नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि हमको अपनी एक एक रिपोर्ट में जिसके बड़े कम पैसे मिलते हैं, हमको बहुत ज़्यादा अपना वक्त जो है वो लगाना पड़ता है। हम कोई भी रिपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हम सिर्फ मेंटली स्ट्रेस नहीं होते या फिजिकली स्ट्रेस नहीं होते, हम एक स्ट्रेस जो है वो अपना जीवन भर जो है वो कैरी करते हैं। तो फ्रीलांसर्स के साथ ये सारी भी दिक्कतें हैं, और उस दिक्कत के हिसाब से जो उमेश जी ने कहा उस दिक्कत के हिसाब से उसके कंपैरिजन में आपको पैसे जो है वो नहीं मिलते। खैर पत्रकारिता में तो पैसे ही नहीं मिलते हैं, अखबारों में ही रिपोर्ट छप जाती है कि सबसे कम पेड जो लोग हैं वो पत्रकार हैं, और हमारे तो कई दोस्त कहते हैं कि शादियां ही नहीं होती हैं क्योंकि सबसे कम पेड है, और अखबारों में बाकायदा इसके लिए खबर भी छप जाती है। जी, एक सवाल ये है, जब बात चल रही है स्वतंत्र पत्रकारिता की और फिर जमीनी पत्रकारिता, दोनों इसमें जोड़ लेते हैं कि पटना में ही हम लोग देखते हैं कि नाटक हुआ नहीं और नाटक का सफल मंचन, खूब बजी तालियां, भरा रहा हॉल, वो प्रेस रिलीज बन करके तैयार होता है।
पत्रकार जो जाता है रिपोर्टिंग करने, वो उसे पता नहीं कि क्या सारेगामा है, लेकिन वो बताता है खबर में अपनी कि इस राग में इन्होंने ये गाया और इस ताल पर बजता रहा और ये सब कुछ होता रहा। इसी वजह से मैं विशेषज्ञता की बात कर रहा हूँ कि उस चीज़ के वो विशेषज्ञ होते नहीं और समय भी नहीं देना चाहते। नाटक यहाँ आमतौर पर कालिदास रंगालय में शुरू होता है 6 बजे से, लेकिन प्रेस रिलीज 3 बजे से तैयार होता है कि किस तरह से मंचन हो चुका। कई बार हालांकि कैंसिल भी हुआ है, ये भी हुआ है कि कई बार प्रोग्राम कैंसिल हुआ और अखबार में छपा भी कि बहुत बढ़िया सफल कार्यक्रम रहा। तो ये होता रहा है। इसी में विशेषज्ञता के अभाव में विज्ञान की खबरें, शोध की खबरें नहीं छप पाती हैं, क्योंकि उसको समझने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि अगर इन पर अखबार या बाकी जो भी मीडिया संस्थान हैं विशेषज्ञों को लगाए, जो नाटक समझता है वो बताए कि हाँ इसमें कैसा हो, या जो राग समझता हो, संगीत समझता हो, उसे संगीत के लिए ये करे, या विज्ञान की जिसकी समझ हो वो करे, तो स्वतंत्र पत्रकारिता को भी थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा और अखबार का जो कंटेंट होगा वो थोड़ा स्तरीय होगा, सही होगा। प्रेस रिलीज से ही सिर्फ बातें छपने के बजाय वो सब कुछ हो। तो सुमित्र जी से मैं चाहूँगा कि इस पर बोलें। ये तो सही बात है कि सिर्फ आप प्रोग्राम की बात कर रहे हैं वही नहीं है। कोई भी खबर जितना समय मांगती है, हमारे वो साथी जो अखबारों में काम करते हैं उनके पास उतना समय नहीं होता है। अगर हम सीटू जी या उमेश जी या संतोष जी ग्राउंड रिपोर्ट कर पा रहे हैं तो इसलिए कि हमारे पास समय है, लेकिन सवेरे 11 बजे की मीटिंग में प्लान बताना और शाम 5 बजे खबर लेके हाजिर हो जाना, ये ज़्यादातर पत्रकारों का जीवन यही है। तो उसमें कितनी अच्छी खबरें हो जाएगी हम लोग भी उम्मीद करते हैं, तो वो संभव नहीं है। हम लोग को ये सुविधा मिली हुई है या हम लोगों ने भी सुविधा अपने तरीके से हासिल की है अपनी मेहनत से, सबके लिए संभव नहीं है। ये एक बड़ी दिक्कत है। तो आपने जो कहा कि विशेषज्ञों के जरिए पत्रकारिता करवाना, ये एक अच्छी बात है कि आप किसी विशेषज्ञ को रख लें और उससे आप नाटक की खबरें, हाईकोर्ट की खबरें या अलग अलग क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनसे करवा लें। लेकिन पहले ये परंपरा थी कि बीट होता था और बीट के हिसाब से लोग धीरे धीरे विशेषज्ञ बन जाते थे। जो कला का, संस्कृति का, साहित्य का पत्रकार होता था वो 4-5 साल में सब कुछ जानने समझने लगता था और ऐसे पत्रकारों ने खूब अच्छी पत्रकारिता की है और खूब अच्छी रिपोर्टें लिखी है जो कोई भी विशेषज्ञ लिख सकता है। तो दिक्कत यह है कि हमारे संस्थानों में जो एक मैनेजमेंट का पहलू आ गया है, जो हर चीज़ को समय के हिसाब से एनालिसिस करता है और कहता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को इतने पैसे दे रहे हैं तो उसको इतना डिलीवर करना चाहिए। इसने सारी चीज़ें गड़बड़ा दी है। हम किसी भी पत्रकार साथी को सीखने, समझने और उसको समय लेने देने का मौका नहीं देते हैं। मुझे लगता है कि पत्रकार साथियों पर ही भरोसा करना चाहिए और उनको समय मिलना चाहिए ताकि वो अपने अपने फील्ड के बारे में थोड़ी विशेषज्ञता हासिल कर ले और अच्छी रिपोर्ट करे। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर। हमको एक कॉन्फ्रेंस में गए थे तो वहाँ चेन्नई की एक लड़की मिली, तो हमने पूछा तुम्हारा क्या बीट है, तो उसने कहा हम स्लम रिपोर्टर हैं। तो हमको जान करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्लम बीट का भी कोई रिपोर्टर हो सकता है। हम लोगों को ये पुष्पमती जी एकदम सही कह रहे हैं कि हम लोग को बहुत स्पेस मिलता है काम करने के लिए। अभी कुछ साल पहले हमने एक रिपोर्ट की थी कि पूर्णिया में एक आदमी के, एक पुरुष के यूट्रस था, उसका यूट्रस निकाला गया। अब हम डॉक्टर को अपनी कॉपी बाकायदा भेज रहे हैं कि हम हिंदी में कॉपी लिख रहे हैं, आप जरा से इसमें चेक करके बता दीजिए कोई गलती तो नहीं है। तो ये स्पेस है मेरे पास, लेकिन जो अखबार में काम करने वाला आदमी है उसके पास ये स्पेस नहीं है। दूसरी बात ये है कि रिपोर्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हर चीज़ में काम कर लेगा। हमें लगता है कि कला संस्कृति विभाग वाले को विज्ञान का या कोई साइंस एग्जीबिशन में लगा है वहाँ पर भी लोग भेज देंगे। और दरअसल अगर आप पूरा समाज देखिए तो समाज में इन सारी बातों को बहुत महत्व के साथ, बहुत इम्पोर्टेंस के साथ जो है वो नहीं देखा जाता। हमारे बिहार यूपी की दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल रिपोर्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, जबकि कला संस्कृति, नुक्कड़ नाटक, गायन और जो आप तमाम बातें कह रहे हैं, साइंस रिपोर्टिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन उस रिपोर्टिंग में को वो नहीं दिया जाता। आप अखबार में भी रिपोर्टिंग देखिए, IIT पटना में कोई काम होता है, पहली बस लाइन लिखी होती है कि 5G टेक्नोलॉजी जल्द आने वाली है, इसके फलाना फलाना फ़ायदे हैं। फिर आगे लिखा रहेगा कि इस मौके पर फलाना फलाना, और सारे लोगों के, मतलब इस हॉल में जितने लोग मौजूद हैं सबके नाम लिख देंगे। अरे भाई ये कौन सी रिपोर्टिंग है? इसमें रिपोर्टर का भी हो सकता है कि संकट हो, और जो छापने वाला हो, जो डेस्क पर जो आदमी बैठा है, उसका भी ये संकट है कि भाई तुम ये किस तरीके की रिपोर्टिंग छाप रहे हो। तो ये
बहुत सारे संकट हैं और साथ संकटों के लिए रिपोर्टर्स को जिम्मेदार ठहराना जो है वो ठीक नहीं है। पूरा हमने समाज ऐसा बनाया है, पूरे अपने जो मीडिया संस्थान है उनको हमने ऐसे ही गढ़ा है। आजकल क्या हो गया ना कि क्या ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, हाँ ट्रेंडिंग वो बीट है कि वो डिसाइड करेगा कि खबर कैसे करें। तो हमारे यहाँ ये ऑनलाइन के एडिटर हैं नंदगोपाल राजन, तो उन्होंने बहुत, तो मैंने कहा मुझे जरा समझाइए कि क्या है। तो उन्होंने कहा कि बॉस कुछ नहीं, हम लोगों ने बहुत माथापच्ची किया और कंक्लूड किया कि ABCD उनके से एक्सप्लेन बोला। सबसे नंबर 1 पर जो बिकता है एस्ट्रोलॉजी, B से बॉलीवुड, C से क्रिकेट, D से डिवोशन, बाबा। ये 4 टॉप पर बिकता है कि इस तरह से खबरें ये होगी आपकी तो सबसे टॉप में रहेगी, इसके हिट्स बहुत ज़्यादा होंगे। क्योंकि ऑनलाइन में आ गया वो हिट वाला सिस्टम हो गया, आजकल तो चार्ट ट्वीट आ गया है। हम लोग हमारी खबर कितनी ट्रेंड कर रही है, कितने 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 रिव्यूज, पेज रिव्यूज अभी एज ऑफ नाउ है, वो तुरंत दिख जाता है। फिर आप पॉलिटिकल बात कर रहे थे, पॉलिटिकल ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन हैविंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल रिपोर्ट्स में, लेकिन टू मच ऑफ पॉलिटिक्स इज नॉट गुड। मतलब इन एनी केस मतलब ज़्यादा है कि वो एक्सपेंस होता है और खबरों पर। एकदम कुछ दिन पहले की मुझे याद है कि एकदम बीट रिपोर्टिंग होता था, बल्कि कला के एक्सपर्ट होते थे, म्यूजिक के एक्सपर्ट होते थे कि उनको कोई भी बात करो तो म्यूजिक के बारे में जान रहे होते हैं। तो हम लोगों ने बीट रिपोर्टिंग से स्टार्ट किया है। मेरा पहला बीट हेल्थ था, क्राइम किया, हेल्थ किया, म्यूनिसिपल किया, दिल्ली गवर्नमेंट किया, तब फिर स्टेट गए, एक स्टेट फिर दूसरे स्टेट में आए। तो उससे क्या होता है कि आपका नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, आप समझते हैं। बीट रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ अब आजकल खबरों को कौन ड्राइव कर रहा है, क्या ड्राइव कर रहा है, ये एडिटर्स भी नहीं जानते हैं। वो चेंज कर रहा है, मार्केट एकदम फ्लक्स में है। कि ये 1 साल पहले जो हम जर्नलिज्म कर रहे थे, हमारा क्या डिमांड था, वो आजकल चलता है कि नहीं। आजकल हमारे यहाँ जैसे कि पॉलिटिकल पल्स की बड़ी मांग है, तो बहुत आसान भाई। 15 बरस 17 बरस बिहार में पत्रकारिता कर चुके हैं, 3 किताबें लिख चुके हैं, तो मैं तो नींद में भी लिख दूंगा। लेकिन मुझे एज ए रिपोर्टर जब शाम को मैं पूछूं आज मैंने क्या किया, तो सवाल आएगा कुछ नहीं किया है, कोई एफर्ट नहीं डाला है मैंने। तो वो ठीक है अपनी जगह पर कि वो एक रिपोर्टिंग कीजिए, लेकिन पैरेलल जब और अलग रिपोर्टिंग नहीं करेंगे आप, तो एज ए रिपोर्टर आप सर्वाइव नहीं करेंगे। आपको ठीक नहीं लगेगा कि यार मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जस्टिफाई नहीं किया, अपना काम जस्टिफाई नहीं किया है। जी एक बीट में एक चीज मैं सिर्फ जोड़ रहा हूँ कि अब ऐसा भी होता है कि विशेषज्ञता आप हासिल करने से पहले रातों रात बीट बदल दिया जाता है, पूरा का पूरा सब। ऐसा भी होता है कि आपको एक बीट धर्म अध्यात्म मिला है, दूसरा क्राइम मिल गया। तो अब ऐसे में सीटू जी से एक सवाल मैं लेता हूँ कि ग्राउंड रिपोर्टिंग यूं ही थोड़ा सा मुश्किल काम तो है ही, सबसे जो जरूरी काम है उसमें सबसे मुश्किल भी है। उसमें भी महिलाओं के लिए इसमें कितने मुश्किलात आते हैं, कितनी मुश्किलें हैं, और आपका अनुभव कुछ ऐसा रहा? हमने तो देखा कि एक बार आपको चोट का भी शिकार होना पड़ा रिपोर्टिंग में ही, तो वो तो किसी के साथ हो सकता है, खास करके महिलाओं को लेकर के ये ग्राउंड रिपोर्टिंग में कितनी परेशानी आती है? अभी चोट का शिकार होना पड़ा, लेकिन हमको लगता है 2011-12 में जब हम टीवी में रिपोर्ट करते थे तो हम गांधी मैदान में बिहार दिवस में लिंच होने की पूरी संभावना थी वहाँ। पुलिस जो है वो कुछ कर नहीं रही थी, हमारे बहुत सारे रिपोर्टर साथी नहीं, फिर हमें चेन बना करके, ह्यूमन चेन बना करके निकाला था। मैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगी। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग सही में बहुत मुश्किल काम है सबके लिए, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब हम महिला पत्रकारों की बात करते हैं तो हम न्यूज़ रूम्स की बात करते हैं, शहर में जो आराम से लोग पत्रकारिता कर लेते हैं, महिलाएं थोड़ी मुश्किल उनको भी, उनकी बात करते हैं, उनको किस तरीके की बीट मिलती है उसकी बात करते हैं। लेकिन माइक्रो लेवल पे कोई महिला अगर जाती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर एक फ्यूडल सोसाइटी, बिहार जैसी एक फ्यूडल सोसाइटी में जब आप कैमरा लेकर के या आप कुछ शूट कर रहे हैं, वीडियो कुछ शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। जो दूसरी तरफ जो समाज है वो दरअसल हमारे प्रति सहज ही नहीं है कि एक लड़की या एक औरत जो है वो इस तरीके से रिपोर्ट कर सकती है। मुश्किलें हैं, आप बहुत तरह की मुश्किलें हैं, पीरियड्स में हैं तो मुश्किलें हैं, आपको वॉशरूम की मुश्किलें हैं। मैं सबके प्रति अब सहज हो गई हूँ, इतने दिन से काम करते करते मैं सबके प्रति सहज हो गई। लेकिन
लड़कियों को चाहिए कि वो चैलेंजेस लें, औरतों को चाहिए कि वो चैलेंजेस लें। चैलेंज लीजिएगा तो आप नज़ीर भी बनिएगा और बहुत सारे दूसरी लड़कियों को के लिए प्रेरणा भी बनिएगा। इसलिए मुश्किलें हैं, सबकी मुश्किलें हैं, पुष्यमित्र जी की भी मुश्किलें, उमेश जी की मुश्किलें, संतोष जी की मुश्किलें। संतोष जी का तो हमको याद है कि गया के पटवा टोली में हम लोग पहुँचे थे काम करने के लिए, और पटवा टोली में अगर आप जाइए तो बहुत ही सकरी सड़कें हैं। वहाँ पर पटवा लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। वहाँ पर एक रेप हो गया था और एक लड़की को जला करके फेंक दिया गया था। हाँ, स्टोरी कुछ और निकल गई, वो तो एक अलग मसला है। लेकिन संतोष जी जा रहे थे और वो खपच्ची जो निकली होती है वो इनकी आँख में यहाँ पर सीधे यहाँ पर लगी थी, और मुझे नहीं मालूम फिर उन्होंने आ करके किस तरीके से, और गया से पटना आए होंगे और शायद गाड़ी भी उस दिन खुद ड्राइव कर रहे थे आप। तो इतनी सारी दिक्कतें हैं, सबकी दिक्कतें हैं। हमारी दिक्कतें ज़्यादा हैं कुछ, क्योंकि हम पूरा समाज ऐसा बना है कि वो औरत के प्रति सहज नहीं है, फिजिकली सब तरीके से, मेंटली सब तरीके से सहज नहीं है। लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें चैलेंजेस लेने चाहिए। जब आप चैलेंज लेंगे तभी आप अपने प्रति समाज को सहज बनाएंगे। और ये जो 4 जो लोग बैठे हैं इसमें से कम 3 औरतें हो जाएंगी। आप ये तो ठीक कह रही हैं कि चैलेंजेस लेनी चाहिए, लेकिन ये बात छूट जाती है कि संस्थानों को भी सोचना चाहिए कि अगर किसी लड़की को, किसी महिला को रिपोर्ट करने के लिए ग्राउंड पर भेज रहे हैं तो उसको किस किस तरह की ज़रूरतें होंगी। संस्थानों को भी इस बारे में मुझे लगता है कि सोचना चाहिए। संस्थान की बात ही नहीं है ना इसमें, आपका समाज सोचेगा तो संस्थान की बात ही नहीं है ना। मतलब संस्थानों को मुझे लगता है कि सोचना है। हम लोग के लिए आसान है कि हम लोग कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हैं, आराम से कहीं रह सकते हैं, कुछ करते हैं। मुझे लगता है कि मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि संस्थानों को थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर कोई स्त्री, कोई महिला जा रही है तो उसको किस किस तरह के सुरक्षा और सुविधाओं की ज़रूरत है। देखिए, संस्थानों, आप जब औरत कोई रिपोर्ट करने जाती है तो उसको क्या चीज़ चाहिए? एक अच्छा कम्युनिकेशन का साधन चाहिए, यानी वो उस जगह से वहाँ पर सेफली जा सके। एक अच्छा होटल ठहरने के लिए चाहिए, मतलब एक जगह जो सुरक्षित जगह ठहर सके। पुष्यमित्र जी ठीक कह रहे हैं कि ये कहीं पर भी ठहर सकते हैं, लेकिन मैं कहीं पर भी नहीं ठहर सकती। मैं जब छोटी छोटी जगह जाती हूँ, मसलन अभी मैं अररिया गई थी तो मैं बहुत सेफ जगह ढूंढ रही थी कि जहाँ पर मैं रुक सकूँ। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये पूरे समाज का मसला है, खाली मीडिया संस्थान का मसला थोड़ी ना है। पूरे समाज जब महिलाओं को थोड़ा प्रगतिशील होकर के देखेगा तो वो उसके लिए पूरा एक नेटवर्क तैयार करेगा, और फिर वो वही समाज के लोग ही आपके मीडिया संस्थान में आते हैं। मीडिया संस्थान बदल जाए, समाज ना बदले तो उससे क्या फ़ायदा? समग्रता से अगर आपको बदलना है तो समाज को बदलना है। इतने जो सारे लोग बैठे हैं, यही लोग बदल जाएं, यही लोग अपने यहाँ की बच्चियों को जो है वो पत्रकारिता में भेज दें। पत्रकारिता में एंकरिंग करने के लिए नहीं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए भेजें, तब मामला सुलझेगा। आप चले जाइए वुमेंस कॉलेज या कहीं पे, लड़कियों से पूछिए क्या बनना चाहते, बोलेंगे एंकर बनना चाहते हैं। ये समझ ही नहीं रह गई है कि एंकर बनने के लिए भी आपको एक समझ की ज़रूरत है। सिर्फ आप टेलीप्रॉम्प्टर रीडर जो है वो नहीं होता है एंकर को समझ होनी चाहिए कि किस तरीके के सवाल पूछे जाने चाहिए और कैसे लोगों से रूबरू होना चाहिए। ये सब समझ जो है वो नहीं रह गई है, तो ये सब समझ होनी चाहिए। आपने पूछा, हम महिला पत्रकार, हम इतने साल से काम कर रहे हैं, तो हमको लोगों को, जो मेरे सामने वाला आदमी है उसको रीड करना आना चाहिए कि आखिर ये जो सामने वाला आदमी है मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकता है कि नहीं नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप ये रीड कर लेते हैं तो आपका काम जो है बहुत आसान हो जाता है। बाकी तो वो है कि फ़ोन पर जब हम बात करेंगे तो बोलेगा सर से बात करा दीजिए, तो वो समझता है कि सीटू तिवारी जो है वो नाम भी ऐसा है, सीटू तिवारी जो है कोई वो पुरुष है, तो सर से बात करा दीजिए, तिवारी सर घर पे नहीं है। तो ये जो सर से ये जो मैडम्स का फासला है ना, ये ज़रा मुश्किल है, लेकिन हम इसको पार करेंगे मुझे लगता है, और पार करना भी चाहिए। एक फुटनोट है, बहुत अच्छा याद आ गया मुझे। आपने सर मैडम की बात की, वैसे तो ये आपके विशेषाधिकार वाला प्रश्न था, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। मैं उसमें टेलीग्राफ पे था और अभी मुझे लगता है 2007 की बात होगी। उसमें एक एसके मेमोरियल में एक नए सब ये सब बने हुए थे, सब महिला मुखिया पति सरपंच पति का नया कंसेप्ट आया हुआ था। तो मुखिया का जब सम्मेलन था तो उसमें एक महिला मुखिया खड़ी हुई और उन्होंने कहा, सबने अलग अलग प्रश्न पूछे, उन्होंने कहा कि हमारी एक ही मांग है, हमें सर कहा जाए, हमें सर कहा जाए। मैडम, तो टेलीग्राफ ने बहुत एंकर छापा, मैडम टू लैम कॉमा कॉल अस सर, ये एंकर था। तो मैंने उस साल सब कुछ देख लिया, मैं सिर्फ वही खबर लेके आया कि ये खबर है आज की
तो बाद में फिर नीतीश जी ने ऐड किया कि लोगों को अभी प्रयास करने दीजिए, मुखिया पति सरपंच सेकंड टर्म आते आते वो अपना कुर्सी संभालने लगेगी। थोड़ा बहुत डाइल्यूट बहुत हुआ, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हो गया है, लेकिन एक प्रोसेस था। तो ये बात सही है, आपने जो बातें गिनाई वो एकदम सही है, वो परेशानी है। लेकिन आपने कहा कि आप एक तरफ से कह रहे हैं कि जर्नलिज्म आई है, पहले बता दिया तनख्वाह कम मिलती है, तो एक पहले डिसाइड हो जाए, तनख्वाह अच्छा एश्योर किया जाए। इवन आई हैव ए डॉटर, सी आस्क्ड मी कि पापा क्या बनूंगा, तुम डिसाइड करो ना। मैंने बेटे को कुछ कहा, भाई तुम लोगों का डिसाइड है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मैं अपने प्रोफेशन को कंडेम नहीं करता हूँ। हमारे बहुत सारे मित्र कंडेम करते हैं, जिससे मुझे इज्जत मिली, जिससे मुझे अभी रोटी मिल रही है, सम्मान मिलता है। मैं कंडेम नहीं करता हूँ, इट इज़ माई चॉइस। आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट, कि भाई प्राउड ऑफ इट, कि भाई मैं जो कर रहा हूँ। तो ये आपका चॉइस है, कैसे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। बहुत लोग आप देखिए, हम लोगों से कम उम्र के लड़के रिसफल करके मॉनेटरली बहुत आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन नॉट जनरली कि आप इंटेलेक्चुअली या फिर वो काम का बॉडी ऑफ वर्क उनका बहुत अच्छा हुआ है। तो वो डिफर करता है, ये सब्जेक्टिव चीज। जी सुधीर जी, अभी बातें जो सामने आ रही थी कि मीडिया संस्थान के पास समय कम होता है और जल्दी से बहुत सारा उन्हें सामग्री चाहिए। अभी हमारी स्थिति भी वैसी है, समय बहुत कम है, और लेकिन वादा है कि उधर से भी कुछ सवाल लिए जाए। एक दो सवाल मैं ले लेता हूँ, चूंकि वादा किया गया था। तो जो साथी पूछना चाहते हैं, एक माइक। Good evening, ma'am. My name is Richa from Patna Women's College, journalism student. अच्छा लगा कि हमारे बारे में भी बातें होती हैं सामाजिक स्तर पे। मैम, यही प्रॉब्लम है कि जर्नलिज्म स्टूडेंट है, फाइनल ईयर स्टूडेंट है, तो मैम कहीं ना कहीं अंदर ये झिझक हमेशा रहती है, क्योंकि मैं एक टॉकेटिव पर्सन हूँ, लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मैम ये रहता है कि समाज का जो हमारा जो बनावट है ना, सामाजिक बनावट, वो कहीं ना कहीं हमें हमेशा ही थोड़ा सा पीछे जाने के लिए मजबूर कर देता है। यदि हम स्टेप फॉरवर्ड होते भी हैं बात करने के लिए, तो हमें कहीं ना कहीं ये फील करवा दिया जाता है कि नो, यू शुड नॉट डू लाइक दिस, यू शुड डू लाइक दिस। सो ये हिजक में हम जाती ही नहीं है। रिपोर्टिंग करें या फिर नहीं रिपोर्टिंग कीजिए। देखिए, मैं होटल्स में जब जाती हूँ, और चूंकि मैं अकेले, आप बैठ जाइए, तो मैं अकेले जाती हूँ, तो होटल वाला कई दफ़े ऐसा होता है, आपको ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है, देखता है ये अकेले घूम रहे हैं यहाँ, इतना सा रूरल इलाका है, इसमें ये अकेले ठहरती है, इसको डर नहीं लगता। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं। लेकिन आप सब बातें आप सही कह रही हैं, लेकिन मैंने जब रिपोर्टिंग शुरू की तो मैं आपसे भी मुश्किल परिस्थितियों में थी। मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, लखनऊ की हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ। बिहार में मेरा कोई भी नहीं है, कोई रिश्तेदार, कोई दूर दूर तक नहीं है। आपके पास मेरे ख्याल से वो फैमिली नेटवर्क भी होगा। तो मैंने शुरू किया, तो मुझे बहुत सारी मुश्किलें इसी तरीके की जो आप बता रही हैं कि आप ज़्यादा बात करेंगे तो जो बिहारी समाज है वो उसे अलग तरीके से परसीव करेगा। बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ 2 लंदन से लोग आए हुए थे, वो गए हुए थे सहरसा या सुपौल, हम लोग गए हुए थे। तो मैंने सूट पहना हुआ था, लेकिन उन्होंने जीन्स और टी शर्ट पहना हुआ था। तो एक बुढ़ा आदमी मेरे पास आ करके बोलता है, इन लोगों के देश में दुपट्टा पट्टा नहीं चलता है क्या? तो ऐसे भी लोग सोचते हैं। तो ये अपनी है और इसमें आप उभर जाइएगा, इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है। हाँ, रिपोर्टिंग के लिए ज़रूरी है कि आप टॉकलेटिव हो, आप कनेक्ट बना सकें। जैसे मैं हूँ तो मैं सबसे पहले अगर कहीं जाती हूँ तो सबसे पहले पानी मांगती हूँ। मैं पानी पी करके एक कनेक्शन सबसे पहले, वो बहुत पीला पीला पानी होता है। मैं ज़्यादातर जब जगह जाती हूँ तो बहुत स्टील के ग्लास में पीला पानी होता है, मुझे लगता है कि वो साफ पानी नहीं है। लेकिन ये एक तरीका है जिससे एक रिपोर्टर अपनी केस स्टडी से, अपनी जिस परिवार में भी वो जा रहा है, सीधे कनेक्ट बनाता है। वहाँ के लोगों को देखे, औरतें हैं तो मैं औरतों को कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, आपकी नाक अच्छी है, आपकी दांत अच्छे हैं। ये जब आप कीजिएगा ना, ये लोग नहीं कर पाते होंगे लेकिन मैं कर लेती हूँ ये। और मैं एक बुढ़े आदमी को भी कर लेती हूँ, एक पुरुष को भी कर लेती हूँ। पुरुष को मैं बोलूँगी कि आपकी बीवी बहुत सुंदर है, तो वो अपने से खुश होकर के, ये जो एक डायरेक्ट कनेक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉकलेटिव होना रिपोर्टिंग का बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके कान बहुत अच्छे होने चाहिए। कान जो वो कह रहा है सिर्फ उसी को ना सुने, बल्कि वो जो जिस अंदाज में कह रहा है वो भी आपको सुनना आना चाहिए, वो भी आपको देखना आना चाहिए। वो आप देखेंगे, अच्छी रिपोर्टिंग मिलेगी। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम सोनी है। जैसा कि आपने कहा कि हमें चैलेंजेस लेना चाहिए फीमेल रिपोर्टर को, बट मैं भी एक मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ।
जब हम लोग इस फील्ड में आते हैं, जैसे उतरते हैं, तो फीमेल रिपोर्टर को सॉफ्ट बीट दिया जाता है, फैशन की बीट दी जाती है, उनको सीरियस रिपोर्टिंग नहीं दिया जाता। तो उस सीरियस रिपोर्टिंग में या फिर सीरियस बीट लेने के लिए बहुत स्ट्रगल होती हैं, उनको बहुत बाद में आगे दिया जाता है। तो इस चीज़ को कैसे ब्रेक करें? बिल्कुल आपको सॉफ्ट बीट दी जाएगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे जैसे काम करते जाएंगे ना, और आपके मैनेजमेंट को लगेगा कि आप जो है वो एक सीरियस रिपोर्टर हैं, एक सीरियस रिपोर्टर हैं, एक जानने पढ़ने लिखने वाले रिपोर्टर हैं, तो वो आपको खुद ही वो बीट देंगे। आप यकीन मानिए, रिपोर्टर्स, अच्छे रिपोर्टर्स की, संवेदनशील रिपोर्टर्स की, इंटेलेक्चुअल रिपोर्टर्स की, जो दुनिया को जानते, पढ़ते, लिखते, समझते हैं, उनकी भारी कमी है। अगर आप में वो स्टफ उनको दिखेगा, वो अपने आप जान देंगे। मैंने बताया मैं यहाँ की नहीं हूँ, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे ये बात कहते हुए बहुत खुशी होती है कि मेरा कोई गॉडफादर यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैंने खुद को खड़ा किया, अपने आप खुद को खड़ा किया, और मैंने अपने काम के ज़रिए ही और अपने गंभीरता, रिपोर्टिंग में भी एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप टॉकलेटिव में बहुत अच्छी बात है, आप गंभीर भी होने चाहिए। गंभीरता जो है, आप किस तरीके से ड्रेसअप हो रहे हैं। आप जब ग्रामीण इलाके में जाते हैं तो आपका ड्रेस तक कनेक्ट करता है दूसरे व्यक्ति को। तो ये सब बातें अगर आप ठीक से समझेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ का और पर्सनल लाइफ में कितना अंतर है, तो आपको मैनेजमेंट जो है वो लेता है, गंभीरता से लेता है। ये मेरा अपना अनुभव है, हो सकता है किसी के साथ नहीं भी होता हो, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है। गुड इवनिंग, मैं अभिषेक। मैं तो पत्रकारिता से नहीं हूँ, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, बट मेरे मन में एक सवाल है। जैसा आप सभी ने कहा कि पहले के टाइम में ग्राउंड रिपोर्टिंग ज़्यादा होता था, बट अब वो चर्चा प्रचर्चा डिबेट में कन्वर्ट हो गया है। मेरा सवाल ये है कि भविष्य में क्या चेंजेस आएंगे? ग्राउंड रिपोर्ट, डिबेट, अब अगला क्या होगा? अगला क्या एक बनना है वो मुझे जान। अति सर्वत्र वर्जित तो फिर अगला क्या आएगा, वो मेरा सवाल है। अति जो होती है ना, अब लोग जो है, वो उमेश जी ने जवाब दिया ही कि लोग जो है अब ग्राउंड रिपोर्ट्स ढूंढते हैं। लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट्स जिसका जिक्र संतोष जी कर रहे थे, वो एकदम गायब हो गई थी, लेकिन फिर से वापस आई है अब लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट्स। हम लोग पहले रिपोर्ट करते थे 700-800 शब्दों में, अब 1500-2000 शब्दों में रिपोर्ट करते हैं। लोग जो है पढ़ना चाहते हैं। और ये जो जब एक एंकर, रवीश कुमार का जिक्र पुष्य जी ने किया, जब वो खुद कहते हैं कि अब एंकर बेस्ड जर्नलिज्म हो गया है, तो मतलब है कि वो खुद उसकी आलोचना कर रहे हैं। और आप देखिए कि ग्राउंड रिपोर्ट्स कितनी ज़रूरी है। जब आप किसी अच्छे संस्थान को देखिएगा तो वो लिखेगा, आपका नाम लिखेगा और सीधे नीचे लिखेगा कि रिपोर्टर ऑन ग्राउंड। इस शब्द का बहुत महत्व है, बहुत भारी है। ये 3 शब्द हैं, लेकिन ये बहुत भारी है। ये मतलब है कि एक रिपोर्टर वहाँ से रिपोर्ट कर रहा है, वो जो कह रहा है वो एकदम ब्रह्म वाक्य है, वो एकदम जो देख रहा है वही बात वो कह रहा है। रिपोर्टर ऑन ग्राउंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ग्राउंड रिपोर्टिंग का भी वक्त लौटेगा, इसलिए फिट फाट रहिए, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए तैयार रहिए। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जरूर मैं सवाल लूंगा। मैं बहुत इंटरेस्टिंग था कि अब नेक्स्ट क्या। तो आई वाज टेम्पटेड टू आंसर। जैसे कि आप, जिसे हम लोगों ने स्टार्ट किया 25 साल पहले स्टार्ट किया, तो BBC हिंदी सेवा काफ़ी सुनते थे। उसकी अचला शर्मा की आवाज़ आपको पूरा एकदम कानों में गूंजेगा। फिर एक दौर टेलीविज़न की बाढ़ आ गई, कुछ चैनल आए, तो फिर हम लोगों को लगता था कि यार कुछ और चैनल आते। फिर इतने चैनल आ गए, उसमें चुनने लगे आप, तो उस पर कुछ चुन के सुनते थे। फिर उनका हो गया एजेंडा ड्रिवन, जहाँ देखें तो नेशनल डिबेट चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। तो एक सीमा के बाद आपका सिचुएशन पॉइंट आ गया। अब जो है यूट्यूब के दौर में प्रवेश कर गया एज ऑफ नाउ। अभी मैं लल्लन टॉप पे जब मैं आता हूँ तो एक सप्ताह में नेता नगरी का व्यू 8 लाख होता है, 8 लाख व्यूज। मुझे आश्चर्य होता है कि एक्सप्रेस में जर्नलिज्म करने के बाद आपको कुछ लोग जानते हैं, नाम मिला है, क्योंकि उसमें विजुअल होता है, चेहरा होता है। मुझे रास्ते में रोक के कहा कि लल्लन टॉप आते हैं क्या? 20 साल का लड़का, 20 साल का, 22 साल का, वो कनेक्ट करता है। बरगद प्रोग्राम सौरभ का 1-2 घंटे का आप देख लेते हैं, किताबनामा आप देख लेते हैं, न्यूज लॉन्ड्री का, शेखर गुप्ता का कट द क्लटर ऑफ द कप, स्कूप हो आप इस अभी यूट्यूब। क्योंकि एक ने किसी ने पूछा कि कौन सा प्राइम टाइम देखेंगे, कोई प्राइम टाइम मत देखिए, यू डिसाइड योर ऑन प्राइम टाइम। तो अब यू डिसाइड योर ऑन प्राइम टाइम के दौर में मीडिया घुस चुकी है प्रवेश, इसीलिए आपको कंटेंट रीच लगेगा, आप देखेंगे,
नहीं तो आप निकल जाएंगे। क्यों थोप थोपी हुई? तो मैं उस दौर में, अभी देखिए अजीत अंजुम को कुलदीप नैयर पुरस्कार मिला, अब उन्होंने आरफा खान को, तो उन्होंने यूट्यूब जर्नलिज्म में एक मिसाल, गोल्डन बटन लेकर अपनी मिसाल कायम कर दी कि इंडिपेंडेंटली अकेले होकर के भी आप पत्रकारिता कर सकते हैं और टिके रह सकते हैं, नाम बना सकते हैं। तो अब कंटेंट होगा तो वो सर्वाइव करेगा उस दौर में। और क्या सवाल था? मेरा एक सवाल ये था कि जो इस परिचर्चा का जो मुख्य विषय, मेरा नाम रवि है, हिंदुस्तान के लिए हम काम करते हैं, ये बिहार में जो जमीनी पत्रकारिता के जो सवाल हैं, ये दरअसल सवाल हैं किसके? ये डिफाइन करना, ये सवाल किसके हैं? ये सवाल मीडिया हाउस के हैं, ये सवाल पत्रकार के हैं, ये सवाल हमारी एडवर्टीजमेंट पॉलिसी की है। आप ये डिसाइड करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है, मैं सभी मीडिया हाउस की तरफ से नहीं बोल सकता हूँ, ये डिपेंड करता है कि आपका स्लॉट क्या क्या है। जैसे कि कोविड के पहले तक हमारे यहाँ हर एक फोर्टनाइट एक रूरल पेज होता था, तो एक वो डिसाइड करना पड़ता था। उससे क्या होता था कि अब गांव जा करके आप खबर ला करके 15 दिन में एक अच्छी रिपोर्ट ला के देते थे, तो उसका एक स्पेस बनता था। तो डिफरेंट अखबार के को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप विलेज को कितना स्लॉट देते हैं। वो पेज भरने वाली बात कि 25 खबरें आई आज, 2 मरे 3 घायल, एक ही तरह की मोनोटोनस खबरें से खत्म हो जाती है, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो ये बहुत ही रिलेटिव सब्जेक्टिव प्रश्न है, डिफर करेगा मीडिया हाउस टू हाउस, रिपोर्टर टू रिपोर्टर, और उसका कोई एक फिक्स जवाब नहीं हो सकता कि किसके सवाल है। मैं इसके आई थिंक इसके सबके सवाल हैं। जैसे कि मैंने पहले प्रश्न के जवाब में कहा था कि अगर रिपोर्टर डिसाइड करेगा कि हमको जमीनी पत्रकारिता करनी है, जिस फॉर्म में हो, जितना कर सके, आपको बाहर के लिए फाइनेंस नहीं किया जा सके। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि हम लोग हमारे हाउस में देती है, वो न्यूज रिपोर्ट रहता है जिसको कोई स्पेशल स्टोरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनको मीडिया हाउस नहीं देती है, तो मैं कहा चलिए साथ में चलिए। तो अगर आप में ललक है, साथ में जाने का है कि जाके कर सकते हैं। अगर ट्रेवल रेसिस्टेंट होंगे कि नहीं यार क्या जाने से क्या होगा, मूड मिलेगा, जैसे आप क्लोज हो जाएंगे, आपको क्लोज हो यहीं से कि क्या मिलेगा, एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ मिलेगा, कलर कॉपी ये बना लूंगा, तो वो नहीं होगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी ट्रेनिंग क्या है, आप क्या चाहते हैं। थोड़ा सा आप पुश करेंगे तो एक मीटिंग पॉइंट जरूर होगा। कि ये किसी का सवाल नहीं है, ना पत्रकार का सवाल है, ना रीडर का सवाल है, ना मीडिया संस्थान का सवाल है। ये सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता के उच्चतर गुणवत्ता का सवाल है। जमीनी पत्रकारिता जो है, मुझे लगता है कि पत्रकारिता की उच्चतर गुणवत्ता है, जिसको हम सब हासिल करना चाहते हैं, और ये हम सब का सपना है। तो उसको हासिल करने का सवाल है, मुझे लगता है। धन्यवाद। ये अब इस सत्र का समापन हम लोग कर रहे हैं। आप सभी को बने रहने के लिए धन्यवाद। जो बाद में आए उनको अभी से फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि आप सभी का स्वागत था, शुरू में ही हमने स्वागत कर लिया था, और ये वादा रहा कि फिर हम लोग मीडिया के सवालों को लेकर के बैठेंगे। यही उम्मीद के साथ हम लोग खड़े हो रहे हैं कि आप लोगों को ज़रूर कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिले होंगे जिनके आप चाहते होंगे या खोज रहे होंगे, या शायद अब लग रहा हो कि हाँ ये बात तो ज़रूरी थी। तो हम लोग फिर मिलेंगे कभी, और इसी के साथ हम अपने पैनल में मौजूद सभी लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद राजकमल, धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर जी।